अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। कहते हैं ना कि हाथी के दांत जो है वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और, लेकिन हम जो है हाथी तो है नहीं। हमारे वही दांत है जिससे हमने खाना भी है और वही दांत है जो दिखते भी हैं। हमारी जो मुस्कुराहट है या स्माइल है, जैसे ही कोई हमें देखता है, अगर हम चुपचाप हैं बैठे हुए हैं और उसको हम बहुत पसंद आ गए, लेकिन द मोमेंट हम अपना मुंह खोलें और हमारे दांत टेढ़े मेढ़े गंदे से हों तो हमारा इंप्रेशन वही खराब हो जाता है। फिर वो जरा और करीब आता है और हमारे मुंह से आ रहे हो बिल्कुल मुंह के भपके, तो मजीद जितना भी इंप्रेशन हो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना बड़ा जरूरी होता है। और डेंटिस्ट जो है वो डेंटिस्ट ही होता है क्योंकि वो डी फॉर डॉक्टर, EN फॉर इंजीनियर और TIST फॉर आर्टिस्ट होता है। तो उसने सिर्फ आपके दांतों को जोड़ना और बनाना नहीं होता, बल्कि उन्हें फिक्स करके खूबसूरत भी दिखाना होता है, ताकि आपकी मुस्कुराहट जो है वो एक ऐसी मेमोरी छोड़े कि बस आप देखते ही रह जाए कि भाई क्या मुस्कुराहट है उसकी। तो हमारे पास आज है, हमारे साथ डेंटिस्ट हैं, माहिर दांत और मसूड़े हैं। क्या हाल है आपका? डॉक्टर नसर है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर नसर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताते हैं ना कि मैं तो दांत बनी हुई हूँ, आप मसूड़े बने हुए हैं, तो पहले मसूड़ों से शुरू कर लेते हैं कि ये जो मसूड़ों में से खून आता है ये किस लिए आता है, और ये मसूड़ों में जो दर्द होता है, कुछ लोगों के गले सड़े हुए मसूड़े होते हैं काले काले से, वो क्यों होते हैं? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि अगर हम बात करें मुंह की, हाँ, तो सबसे जो मेन एंट्री पॉइंट है हमारा हर किस्म की चीज़ों का, वो एक तरह से ओरल कैविटी है, मुंह ही है। बिल्कुल। ठीक है। अब हमारी जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस उस तरह की नहीं है कि अगर उनके मुंह में कोई चीज़ जम गई है दांतों के साथ या वैसे अदरवाइज़ उनको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो वो उस तरह की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते। और क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जब दांतों के साथ चिपकेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मसूड़ों के अंदर जाना शुरू करता है, ठीक है। जिसकी वजह से स्वेलिंग स्टार्ट होती है सबसे अच्छा। पहले। तो ये हमारी स्वेलिंग बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है, और जो इन्फ्लेमेशन में हमारी पे ब्लीडिंग होती है और जो हमारे इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, अच्छा। पेन भी होती है। अच्छा, हम अपना चलो मुल्क तो साफ रखते ही नहीं, हम अपना मुंह भी साफ नहीं रखते। हम इतने इतने आला हैं कि हम वैसे कहते हैं कि हम 5 वक्त वजू करते हैं और उसमें हमने साफ भी करना है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई का बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये जो मुंह धोना, मुंह साफ करना, कुल्ली करना और साथ ब्रश करना कितनी दफ़ा करना है, किस तरह से करना है, और कैसे फंसी हुई चीज़ों को मजीद चीज़ों फ्लॉस से निकालना भी जी, होता है? बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम बिल्कुल नमाज के लिए वज़ू करते हैं, और बिल्कुल तलकीन की गई सुन्नत भी है मसवाक करें। ठीक है। लेकिन फ़ी ज़माना लोगों को नॉर्मल टेक्निक्स नहीं पता होती कि किस तरह उन्होंने करनी है। अब हमारी जो ब्रशिंग है वो एक नॉर्मल हमारी टूथ का सामने वाला सरफेस और अंदर वाला सरफेस तो क्लीन करेगा, लेकिन जो हमारे दो दांतों के दरमियान वाला एरिया है उसको क्लीन नहीं कर पाते। वहाँ पे ब्रशिंग के हमारे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं जा पाते। उसके लिए फिर जिस तरह साइंस ने तरक्की की, उस तरह हमारे उन्होंने इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स बना दिए, फ्लॉस जो इंटरडेंटल धागा ब्रश सा बना है। दिए, डेंटल फ्लॉस बना दिए। इस काफ़ी चीज़ें निकल आई। अब तो वाटर फ्लॉसर्स आ गए, ओरल इरिगेटर्स आ गए। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे कंप्लीट जो आप कह लें ब्रशिंग को प्रोसेस को ख़त्म करती हैं, फिर फिनिश करती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जब आपने ब्रश करना हो तो ब्रशिंग सिर्फ अलोन नहीं है, ब्रशिंग के साथ आपकी डेंटल फ्लॉसिंग भी है, इंटरडेंटल ब्रशिंग भी है, जैसे जैसे गैप्स दांतों में ज़्यादा हो जाते हैं और वो ज़रूरत अच्छा, पड़ आपको जाती नहीं है। लगता कि खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन हम सुबह उठ के तो एक दफा साफ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी खाते रहते हैं, स्पेशली रात को खाते हैं, और उसके बाद वो सब जमा रहता है और वैसे ही सो जाते हैं? जी, इसी वजह से जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है उसने क्या ये एक प्रोटोकॉल निकाला हुआ है कि ट्वाइस अ डे ब्रशिंग, और ट्वाइस अ डे में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बिफोर बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट मस्ट। अच्छा। तो बिफोर तो सुबह उठ के आपने पहले ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश नहीं करना, अपना ब्रेकफास्ट करके ब्रश करना है। हाँ, बच्चे तो बड़े मतलब खुश हो जाएंगे ये सुन के वो तो लेकिन वैसे ही कह रहे होते हैं हम बिस्तर से उठे ब्रश नहीं करना अभी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले अच्छी सी ब्रशिंग करके सोएं। ब्रशिंग सोए ठीक सोए। है, ताकि सुबह उठें तो कुल्ली शुल्ली तो कर सकते हैं, माउथ हाँ। वॉश यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, माउथ वॉश पे हम आते हैं, कहते हैं भाई माउथ वॉश बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया मार देता है या उसकी जो शाइन है वो ख़त्म कर देता है। तो आइडियल माउथ वॉश क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए एक मेडिकेटेड चीज़ यूज़ करेंगे ओरल कैविटी में, तो वो जो हमारा एक नॉर्मल ओरल फ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब करता है। अच्छा। और उसका नुकसान ये होता है कि फिर हमारे मुंह में, मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि दवाइयाँ खाने से बॉडी हमारी हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो मतलब वो भी पेशेंट हो हो तो जाती उसमें है। ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ओरल कैविटी के अंदर भी फिर हमारे गाहे बगाहे जो है डिजीज़ेज़ निकलती रहती हैं, बहुत जल्दी हमारे
केरियस प्रोसेस बन जाते हैं और बड़े इन्फेक्शन अच्छा, लेकिन अगर हम नमक के पानी से गरारे करें और नमक के पानी को नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से उसको एज अ माउथ वॉश यूज करें रेगुलरली, तो वो कैसा है हमारे बिल्कुल लिए? सही है। हम पेशेंट्स को यूजुअली कहते हैं कि वार्म सलाइन रिंसेस कर लें या हाँ, नीम गर्म नीम गर्म पानी में नमक हाँ, मिला लें। तो उसमें फिर ये होता है कि वो एक अच्छी चीज़ है, इफेक्टिव चीज़ है, उसका भी एक अपना रोल है, इन्फ्लेमेशन में भी वो हेल्प आउट कर देता है। उसके साथ साथ मैं अपने पेशेंट्स को फॉर टाइम बीइंग माउथ वॉश देता हूँ, लेकिन ठीक है। माउथ वॉश में उनको कहता हूँ कि डाइल्यूट कर लें, ठीक है, और फॉर टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए यूज़ कर लें, 14 डेज़ के लिए। जिस तरह एक हमारा माउथ वॉश है बहुत कॉमनली यूज़ होता है एनजीक्लोर, राइट। तो उसके अंदर है क्लोरहेक्सिडीन है। क्लोरहेक्सिडीन की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो ना स्टेन कॉज करता है, ड्राई अच्छा। माउथ करता है, अच्छा, मतलब इस तरह अच्छा, की उसके अच्छा, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। तो उसको फिर हम प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स नहीं यूज़ कर सकते, उसके अपने साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से फिर हम पेशेंट्स को कहते हैं वो टाइमिंग यूज़ करें और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल अच्छा, ये जो रूटीन में आपने आ कहा जाएं। है कि आपने मसूड़ों के बीच में से जो भी हम खाते हैं जो फंस जाता है उसको निकालना है, जी जी तो उसके लिए टूथपिक इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर डेंटल फ्लॉस है तो वो किस किस्म का होना चाहिए, और वो आपने किस तरह से जरा सा थोड़ा सा टेक्निक बताइए। और जो ब्रश है, जो हम ब्रश यूज़ करते हैं, हमेशा वो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ आप करें, लेकिन उसकी ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवाइसेस है, जी व्हाटएवर, बिल्कुल इनके बारे में बताइए। बिल्कुल। स्टार्टिंग विद द ब्रश, ठीक है। ब्रशिंग जो हमारी ब्रश है उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी आता है। सॉरी, स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा हार्ड। सॉफ्ट, अच्छा। अल्ट्रा सॉफ्ट के नाम से भी ठीक है। कुछ ब्रांड्स अल्ट्रा सॉफ्ट बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाते ठीक है। हैं, कुछ सुपर सॉफ्ट बनाते हैं। अच्छा। तो वो सारी चलती हैं। उसके बाद सॉफ्ट आता है हमारे पास, फिर हमारे पास मीडियम, फिर हार्ड बेस्ट है। कौन सा है? बेस्ट मैं तो चले पहले हम कॉलर लेंगे, फिर हम वापस आएंगे सॉफ्ट और हार्ड पे। जी, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं और क्या पूछेंगी आज आप? ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब से पूछना है, मैंने कहा दांतों के बारे में तो आप बता देते हैं, लेकिन वो हमारी एक बड़ी बहन है, 70 से ऊपर है, 80 साल। तो दांत अगर ना हो तो मसूड़ों को कैसे साफ करें? सिर्फ मसूड़े हैं, उन पे छाले निकल आते हैं, तो वो कैसे साफ किए जाएं? दांत मतलब खत्म है सारे, उनके टूटे हुए खत्म। वैलिड क्वेश्चन, सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी मैं पूछूंगी। जो बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं, उनको दूध पिलाया गया होता है, उसके बाद दांत तो उनके होते नहीं, तो उनके भी मुंह में रह जाता है ना वो सारा कुछ जो भी खाया होता जी है। बिल्कुल। तो मसूड़े कैसे साफ करने हैं? उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर हम बात करें प्रोसेस की, हाँ। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टूटे हुए दांत पड़े हुए हैं वो एक तरह से बीमारी का घर पड़ा हुआ है। ठीक है। या तो वो क्रॉनिक नेक्रोज हुए होते हैं या उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है, वो टूटे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। सबसे पहले उसको आप निकलवाएं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद कोशिश करें किसी अच्छे प्रोस्टोडोंटिस्ट से कंसल्ट करके वहाँ पे आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट दें। अच्छा। छाले इस वजह से बनते हैं कि एक तो खाना फंसता है साथ वाले, अगर ठीक है। दांत मौजूद हैं और वो टूटे हुए दांत पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे खाना फंसने से एक आप समझ लें एक एसिडिक एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे ठीक हैं, है। तो वो छाले बनाएंगे। इसके साथ साथ जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, वो क्लीनिंग नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारी वही इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस और सारे वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जब कोई चीज़ हम चुबाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा फोर्स पड़ती है मसूड़े के ऊपर, ठीक है। तो वो जिस तरह रब होगा, फ्रिक्शन होगी, तो वो भी एक छालों की तरफ लेके जाती है लेकिन चीज़। साफ कैसे करना है? उंगली से? किससे साफ करें हम? उंगली से देखें, जो तो हमारे पेस्ट उंगली पे लगा के? हाँ उंगली से कर सकते हैं, वरना आजकल तो थोड़ी सी एडवांसमेंट हो गई है, फिंगर पे चढ़ाने वाले ब्रशेस भी आ गए हैं। अच्छा। तो वो सिलिकॉन के ब्रश के ऊपर आप पेस्ट लगा के आराम से आप ब्रश कर अच्छा, सकते अब हैं आप टूथपिक पे आए। टूथपिक और फ्लॉस में कौन सा बेहतर है? उससे। टूथपिक जो हम लोग ये कहते हैं कि जो वुडन टूथपिक्स है ना, वो इंटरडेंटल स्पेसिंग को इंक्रीज करती हैं, अच्छा, तो मतलब वो दो नहीं दांतों यूज के करने, दरमियान तो जो है आपने वो उसको लकड़ी increase वाले नहीं यूज नहीं यूज करने, करने। प्लास्टिक वाले करने के हैं, वो आप जो कर लें, सॉफ्ट से। जी बिल्कुल, सॉफ्ट जो है प्लास्टिक के वो कर लें, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करें। अच्छा, वो भी मिलता है? बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, मैंने तो पाकिस्तान में नहीं देखा वो मिलते हैं। बिल्कुल, आज से कुछ साल पहले तो इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन अब ये है कि केमिस्ट में चले ना भाई, पड़े हुए हैं। ठीक है। अब आपने इंटरडेंटल ब्रश जो है ना लेना है, हाँ, ठीक है। वो अच्छी सी क्लीनिंग कर देते हैं। इंटरडेंटल ब्रश आप जहाँ पे स्पेसिंग है वहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा। जहाँ पे स्पेसिंग नहीं है वहाँ पे आपने फोर्सफुली उसको नहीं लेके जाना है, वो ट्रॉमा करेगा, ब्लीड ठीक है, करेगा। ठीक है। तो उसके बाद आप अच्छी सी कुल्ली कर लें, वो एरिया क्लीन हो जाता अच्छा, है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने तो ये दांतों की सफाई बताई, लेकिन मसूड़ों की सफाई के लिए और आपकी ज़बान की सफाई के लिए वो जो ज़बान वाला क्लीनर होता है वो कितना ज़रूरी है? कि आपने पूरी ओरल कैविटी को साफ करना है ना, तो वो कैसे करना है? जो हमारे टंग क्लीनर्स हैं, जो तो अच्छे हमारे तो ब्रशेज़ हैं, उनकी बैक साइड पे टंग क्लीनर लगा हुआ होता है। ठीक है। तो वो आप एक नॉर्मल फुल ब्रशिंग करने के बाद टंग क्लीनर से आप अपनी ज़ुबान का जो है ऊपर सरफेस एरिया उसको वाइप कर सकते हैं, ठीक है। इजीली क्लीन हो जाता है। लेकिन
अगर आपके पास वो टूथब्रश की बैक साइड पे नहीं है तो यू कैन परचेज मतलब अलग से। टूथब्रश की बैक साइड पे ना ही हो, उसको रखेंगे कैसे, वो तो गंदा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, ताहिर कियानी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछेंगे आप? दांतों से मतलब ये खून आता है मसूड़ों से। जी और हर वक्त तो आता है? नहीं, जब दांत साफ करने लगता हूँ तो उस वक्त ब्रश करने से ना मसूड़ों से खून आता है। ठीक है। और ये जो हिलने का भी मसला है कि दांत हिल रहे हैं, इनका क्या हाल करें? उम्र बताएं अपनी। 59 है जी। शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। और आखिरी दफा आप डेंटिस्ट के पास कब गए थे? तकरीबन 1 साल पहले गया था। चलें अब आप पूछेंगे इनसे कुछ। जी बिल्कुल, एज पर द हिस्ट्री आंसर देंगे या कुछ पूछेंगे? नहीं, मैं आंसर दूंगा। चलें जी, आप हिस्ट्री आंसर जो उन्होंने सुनिए। दी है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इनको थोरो डिटेल क्लीनिंग की ज़रूरत है सबसे ठीक पहले। है। अब दांत हिलने का जो इनका सवाल है ना, दांत हिलने का स्टेज तब आती है जब काफ़ी अरसा आपने मुंह के अंदर कैलकुलस को संभाल के रखा हो, अच्छा। आपके गम्स अपनी ओरिजिनल जगह से रिसीड हो चुके हो, नीचे की तरफ हड्डी भुर गई हो, तब जाके सॉकेट के अंदर दांत हिलना शुरू होता है। ठीक है। तो ये जब स्टेज आती है तो इसके अंदर आपको इमीडिएटली एक पेरियोडोंटिस्ट को विजिट करके डिटेल्ड अपनी इवैल्यूएशन कराएं। उसके बाद पूरा प्लान बनता है जिसके अंदर नॉन सर्जिकल पेरियोडोंटल थेरेपी होती है। अच्छा, आप थोड़ा सा ना जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो जी। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेरीडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, कौन से डोंटिस्ट के पास जाएं। डेंट हमें तो डेंटिस्ट पता है कि दांतों का डॉक्टर, तो थोड़ा सा ये बता दें कि पेरीडोंटिस्ट कौन है, ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट कौन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें ये है कि हमारी जो डेंटिस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ हैं। ठीक है। ठीक है, एक तो जनरल डेंटिस्ट्री है जो कि हमारे बेसिक प्रोटीन के प्रोसीजर्स कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओरल डायग्नोस्टिक वाले, ओरल मेडिसिन वाले, जो कि तशखीस करते हैं किसी दांतों की बीमारी को। ठीक है। कोई उन्होंने अगर डायग्नोस्टिक कोई टेस्ट करवाना है वो एडवाइस कर ठीक सकते है। हैं। वहाँ से फिर आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो रेफ़र करते हैं कि जी आपने अपने मसूड़ों का इलाज कराना है तो आप पेरियोडोंटिस्ट के पास ठीक चले है। जाएं। अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आप ऑर्थोडोंटिस्ट के ठीक पास है। चले जाएं। अगर आपने दांत लगवाने हैं आर्टिफिशियल तो आप प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास अच्छा, चले जाएं। प्रोस्थोडोंटिस्ट। अगर दांत निकलवाने हैं तो आप ओरल सर्जन, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास चले जाएं। और अगर इम्प्लांट्स लगाने हैं तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। ओके, फिर आप इसका फिर मतलब आपको different- डिसाइड ना करें, आप पहले जाके जो जनरल डेंटिस्ट है उनसे पूछ लें, वो आपको रेफर कर देंगे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हो? डॉक्टर साहब जी मैं जफर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जफर साहब। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि 3 दिन से मेरे जो दाढ़ है ऊपर की उसमें पेन चल रहा था और मैंने फिर डॉक्टर के दिखाया जाके, तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दी। अब सवाल ये है कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के कितने दिन बाद हम टूथ एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं? नॉर्मली लोग कहते हैं कि 5 दिन वेट करें। अब मेरा पेन तो कंटिन्यू चल रहा है, बीच में कैंसर दवाई हम खा लेते हैं, डॉक्टर ठीक ने है। दी हुई है। ठीक है। और हम एक तो पेन किलर कितना ले सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ, और ठीक क्या एंटीबायोटिक के स्टार्ट करने के फौरन बाद टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकती है Tooth extraction या हो एटलीस्ट 3-4 दिन हमें मेडिसिन लेनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बहुत ही रेलेवेंट और अच्छा आपका सवाल था, थैंक यू जी। अच्छा, इसमें Very सबसे good इम्पोर्टेंट सवाल। ये है कि आई डोंट नो इनके कौन सा दांत था। ठीक है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक क्यों स्टार्ट करवाई? ठीक है, अगर तो दांत निकलवाना था जी। तो वो तो ये है कि लोकल एनेस्थीसिया दे के सुन करके दांत निकल सकता है। ठीक है, नहीं, लेकिन ये जो पूछ रहे हैं ये अक्सर डेंटिस्ट यही करते हैं कि जब आप इनिशियली जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले एंटीबायोटिक कवर आपने लिया हुआ हो, फिर वो साथ दे देते हैं कि हाँ, ये एंटी गलत इन्फ्लेमेटरी। है। हाँ, मतलब ये गलत है। हाँ, ये जो ओके। इतनी फ्रीक्वेंटली हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना जी। मार्केट में हाँ। पेशेंट्स को, ये बहुत गलत है। अच्छा। आप असेस करें दांत में अगर दर्द है और इनका क्राउन अगर मतलब सेल्वेजेबल तो हाँ। है, मतलब बच सकता है, ठीक रिस्टोरेबल है। दांत है, तो देयर इज नो नीड फॉर एंटीबायोटिक। ओके। आप उस दांत की ओपनिंग करें ठीक और है। रूट कनाल का प्रोसेस स्टार्ट करें, डिले ठीक ना है। करें। मे बी इनिशियल विजिट के अंदर अगर वो रूट कनाल का प्रोसेस स्टार्ट कर दें फर्स्ट विजिट के अंदर, तो इनकी पेन फर्स्ट विजिट के बाद ही रिलीव हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर इन्होंने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया है तो कितने दिनों बाद वो कह रहे हैं कि हो सकता है? डिपेंड करता है कि वैसे तो जनरल जो हमारा एंटीबायोटिक की डोज या ड्यूरेशन देते हैं वो होता है 5 डेज 7 डेज। तो आफ्टर 5 days करें वो 5 days बाद चले नॉट द जाएं। 3rd day 4th day हाँ। because he can't tolerate the pain and how many times can he take the painkiller? पेन किलर के तो सच्ची जो बात है, पेन किलर के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। ठीक, क्योंकि वो डायरेक्टली चलिए, ये किडनीज की तरफ। एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों के खिलाफ है, लेकिन वापस आते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अरुषा बात कर रही हूँ। जी मेहरून साहब, पूछिए, क्या पूछेंगे आप? अरुषा, क्या? कैसी हैं आप? अरुषा, अरुषा।
अरूसा, अच्छा अरूसा बोल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या सवाल करेंगी? बच्ची के बारे में पूछती थी। मेरी बच्ची जो है ना, वो पैदाइशी उसका होंठ और तालू कटे हुए थे। अभी भी उसके दांत आ रहे हैं, तकरीबन 10 साल की है वो फातिमा। उसके दांत खा रही है, बैलेंस आ रही है, पीछे डेस्क। ऐसा क्या ट्रीटमेंट करती कि उसके दांत बिल्कुल बराबर हो जाए, सारे सेट हो जाए? ओके, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो इनसे मजीद सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो अब 10 साल की है और बच्ची का तालू जो है वो ऊपर की तरफ है, तो दांत जो आ रहे हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी अलाइनमेंट मेरा ख्याल है बिल्कुल। पूरी तरह ख़राब है। तो इसका आप बता बिल्कुल दीजिए। मैल ओक्लूजन है बेसिकली। बिल्कुल। अक्सर पेशेंट्स में ये होता है कि बाय बर्थ उनके जो जबड़े हैं वो थोड़े तंग होते हैं, ठीक थोड़े है। टेढ़े हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि हमारे जो दांत निकलना शुरू होते हैं उनको एक ओरिजिनल प्लेस में जगह मिले निकलने की। तो वो मैल अलाइनमेंट की बेसिकली शक्ल इख्तियार करते हैं, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े मेढ़े मेढ़े हो ऊपर जाते हैं, नीचे क्योंकि इवेंचुअली दांत ने अपने निकलना तो है ही है। तो जब उसको एक जगह नहीं मिलेगी तो वो राइट लेफ्ट होकर निकल आएगा कहीं से, तो वो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में ये है कि आप 10 इयर्स की अगर एज है तो एज सून एज पॉसिबल ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चों की जो ट्रीटमेंट है वो टेढ़े मेढ़े दांतों की जल्दी स्टार्ट करानी होती है। तो आप विजिट करें, वो आपको पूरा एक प्लान देंगे। हो सकता है वो आपको कहें कि जी इनके अभी हम वेट कर लेते हैं, मिक्स डेंटिशन पहले ब्रेसेस और हाँ, वो बिल्कुल। सारा कुछ हो जो सकता है निकाल कि के वो करेंगे कहें हम अलाइन। 12 साल की उम्र में स्टार्ट करें इस तरह, लेकिन चल, विजिट अभी करें अभी उनको। विजिट जरूर कर लें जी। अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहाब हैदर बोल रहा हूँ पेशावर से। जी शहाब साहब, क्या पूछेंगे आप? जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अगर दांत जो है वो भुर जाता है, मतलब ऊपर से भुर जाता है, रूट्स में नीचे होता है, जी तो क्या उसको निकाल के ब्रिज लगाना चाहिए या उसी के ऊपर हम ब्रिज लगा सकते हैं? ओके, वेरी गुड सवाल। कोई जी। पूछेंगे इनसे? नहीं, मैं इस Thank तरफ you, जवाब जवाब दूंगा। देंगे। वो इस वजह से कि अब जो दांत भुर गया है, अब वो किस वजह से भुरा है, इन्फेक्शन की वजह से भुरा है या क्या कोई नेचुरल कॉज की वजह से भुरा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बगैर हम नहीं बता सकते। अब फॉर एग्जांपल इनका क्वेश्चन था कि दांत मेरा भुर गया, उसके ऊपर ब्रिज लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर ब्रिज नहीं लग सकता। अच्छा। आपको पहले जड़ निकलवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक प्रॉपर वहाँ पे जो सरफेस है उसको बिल्कुल स्मूथ और क्लीन करना पड़ेगा, फिर आपका ब्रिज लग सकता है। अच्छा, तो बेसिकली ऊपर पे। अच्छा, वो जो पिछले कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि उनको खून आता है, तो आपने कहा था कि उनका कुछ जमा हुआ है हाँ, और उनका बिल्कुल। कीड़ा सड़ गया और उसकी वजह से उनको खून आ रहा है, राइट? जी, तो वो बिल्कुल। जब वो कीड़ा निकलवा देंगे और उस जगह को ठीक कराएंगे तो उनका खून ठीक हो जाएगा? जी, बेसिकली कैलकुलस होता है जिसे हम कहते हैं दांतों के ऊपर जो है ना गंद जम जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है सख्त ना? हो जाता है, पत्थर नुमा हो जाता है। पहले वो मसूड़ों के ऊपर रहता है, सुप्राजिंजिवल रहता है, मतलब ठीक है। गम्स के ऊपर रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता गम्स के अंदर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम मसूड़े हमारे स्वेल करते और हैं। पीछे की तरफ जाना शुरू हो बिल्कुल, जाता फिर वो अपनी अटैचमेंट भी है। छोड़ इसलिए देते उनको हैं। डेंटिस्ट के पास जाके अपनी सफाई Cleaning पहले करवानी है, करानी thorough है जी। cleaning अगले करवानी है। कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुमताज अली जंग से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से सवाल है। जी जी, पूछिए, क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा सवाल है कि मैं रोजाना ब्रश करता हूँ लेकिन खून आता है और दांत के छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो साथ गिरते हैं दांत के। ओहो, अच्छा। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 28। बस 28 में ये हाल हो गया? जी। अच्छा, और आप बताइए, आप आखिरी दफा डेंटिस्ट के पास कब गए थे? मैं अभी तक डेंटिस्ट के पास गया भी नहीं हूँ। कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए? और स्मोकिंग और पान वान करते हैं कोई? ना ना, अच्छा दूर है। अभी आज तक सिगरेट भी नहीं पिया और ना कोई पान शान। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिर्फ 28 है और उनके दांत जो है वो जी। खून भी आ रहा है और टुकड़े भी निकल रहे हैं, और डेंटिस्ट के पास उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता, मुझे कोई डर जी, लगता सबसे है। पहले तो मैं ये कहूँगा डेंटिस्ट को विजिट करें। वो इस वजह से ज़रूरी है कि जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि दांत के टुकड़े टूट रहे हैं, वो बेसिकली दांत के टुकड़े नहीं हैं, क्योंकि दांत इतना लाइटर स्ट्रक्चर नहीं होता कि वो ब्रशिंग से टूटना शुरू हो जाए। अच्छा। ये बेसिकली आपके दांतों पे कैलकुलस जमा हुआ है, जो हम बात कर रहे थे कि दांतों की पिछली साइड पे जो लोअर हमारे नीचे वाले दांत होते हैं उनकी अंदर वाली साइड के अंदर सबसे ज़्यादा कैलकुलस जम जाता है। अच्छा। तो वो जब बंदा तेज़ी तेज़ी से ब्रश करता है ना, तो वो चंक्स थोड़े थोड़े टूटना शुरू हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि जी मेरे दांत टूटने लग गया है। अच्छा, तो वो खून भी निकल रहा वो है ना? खून भी निकलने की यही वजह है कि मसूड़ों के ऊपर जब कोई चीज़ आके बैठ जाती है, जम जाती है, तो वो वहाँ पे
एक तरह से एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी है ना, तो वो जिस तरह प्रेशर लगाएगी जब तक रहेगी, है तो बैक्टीरिया सारा, तो बैक्टीरिया अपना आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लेकिन आप cause तो कह रहे करते थे कि आप एंटीबायोटिक के भी खिलाफ हैं और हाँ आप जी। पेन किलर के भी खिलाफ हैं, तो जब किसी को दर्द बहुत ज़्यादा हो, दांत का दर्द तो बहुत बुरा होता है, तो हम तो लौंग का तेल लगा लेते हैं, तो क्या ये सही है? और देखें, एंटीबायोटिक में हम नमक वाला पानी यूज कर लें? बिल्कुल मैं मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मिस यूज ऑफ पेन किलर्स के खिलाफ ठीक है, हूँ, ठीक ठीक है। अब जिस तरह इन्होंने, हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स खिला दी, कहा जी 5 दिन बाद हम करेंगे, बिल्कुल। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तो उसको इतना मसला है, दांत का दर्द है, तो डॉक्टर को चाहिए कि दांत निकाले, हाँ उसके बाद अगर वो ज़रूरत समझता है एंटीबायोटिक तब ताकि एंटीबायोटिक infection दे, ना हो। इन्फेक्शन ना हो, कोई पोस्ट ठीक ऑफ है। इन्फेक्शन को बचाने के चलिए लिए। अगले कॉलर की जानिब। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी क्या पूछेंगी आप? हाँ जी, मैंने कैपिंग के हवाले से बात करनी है कि दांतों की कैपिंग करवानी चाहिए कि नहीं। जब हमने कैपिंग करवाते हैं तो वो अपनी जगह थोड़े अरसे के बाद वो उससे हो जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं और उसमें जर्म्स फंसने शुरू हो जाते हैं। तो क्या उस कैपिंग को उतार के दोबारा वो लग सकती है कि नहीं? या और सारे दांतों की अगर बंदा कैपिंग करवा लेता है, जैसे ब्रिज बन जाते हैं, तो क्या ये ठीक है कि दांत भी बच जाता है और खूबसूरती भी कायम रहती है और बंदे का जो सा है ठीक रहते हैं दांत जो से? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए कितना अच्छा टेक्निकल ये पेशेंट थी, उन्होंने पूछा है, तो बताइए उन्हें। अच्छा, कैपिंग का ये है कि अगर तो ज़रूरत है, जिस तरह फॉर एग्जांपल रूट कैनाल वाले दांतों पे वो कहते हैं कि कैपिंग करवाएं ही करवाएं, क्योंकि रूट कैनाल के बाद हमारे दांत हो जाते हैं ब्रिटल, तो जितने उनके फ्रैक्चर के टूटने के चांसेस होते हैं, तो वो कैपिंग जो है वो फोर्सेस को डेसिपेट करता है, कंट्रोल कर लेता है, चल जाते हैं, काफ़ी अर्सा दांत निकालते हैं। तो कैपिंग का जो इनका सवाल था कि जी कैपिंग जो है वो करवानी चाहिए क्योंकि दांत नीचे घिस जाते हैं, फिर वो ये है कि आप कैपिंग करवाएं अगर ज़रूरत है, उसके बाद अपनी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि हम ये करते हैं कि कैप करवाने के बाद उस एरिया की हम थॉरो क्लीनिंग का ख्याल नहीं रख पाते, जिससे ये होता है कि ऑलरेडी दांत हमारा वीक होता है, उसके जो दो दांतों के दरमियान वाला एरिया वहाँ पे गंद जमना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर गम्स नीचे होना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब 1-2 दिनों में नहीं होते, इट टेक्स सम टाइम। तो उसमें फिर ये है कि रेगुलरली विजिट करें एक तो डेंटिस्ट को, दूसरी बात ये है कि कैपिंग किसी अच्छे प्रोस्टोडोंटिस्ट से कराएं, क्योंकि कैप जो हम देते हैं ना, जिसे हम कहते हैं क्राउन दिया है, वो क्राउन भी एक आर्ट है, उसके लिए आपको प्रॉपर मार्जिन्स बनाने पड़ते हैं, मार्जिन्स के बगैर हर कोई आपको ताज नहीं पहना सकता। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। तो उसके लिए है कि अगर आप प्रॉपर उसको शेप देंगे और मार्जिन्स रख के उसको आप क्राउन देंगे, तब वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा, पेशेंट को भी पता होता है और डॉक्टर को भी पता होता है कि यार मैंने जो इम्प्रेशन लिया है, जो मैंने क्राउन दिया है, इसकी क्या। अच्छा, पहले जमाने में तो ये सोने का दांत होता था ना, लोग बड़े शान से दिखाते थे सोने। अभी चलिए नेक्स्ट कॉलर। चलिए जी, पहले कॉलर जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? चले कॉलर हमारे ड्रॉप हो गए। अब बताइए, ये जो सोने का क्राउन ड्रॉप होता है या दूसरा होता है ड्रॉप, और कौन सा अच्छा होता है? अच्छा, जो गोल्ड के क्राउन्स है ना, वो बेसिकली पुराने ज़माने में लगाते थे एस्थेटिक पर्पस के लिए। अच्छा, और वो खूबसूरती थी और एक स्टेटस सिंबल था कि भाई इसने गोल्ड का क्राउन लगाया हुआ है। अच्छा। जिस तरह अब बाहर अभी भी होता है कि क्राउन के ज्वेलरी लगती है, मतलब क्राउन के साथ दांतों के साथ गोल्ड की ज्वेलरी लगा देते हैं, ज्वेल्स लगा देते हैं, मतलब एक डायमंड का पीस लगा दिया या गोल्ड का पीस लगा दिया, जो कि शो करता है कि जी ये बंदा थोड़ा सा। हाँ, और फिर इसकी कब्र भी खोदी जाएगी, इसलिए वो छोड़ दे। आप मुझे बताएं अब कौन से मटेरियल हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं और आइडियल? डिफरेंट मटेरियल्स हैं, स्टार्टिंग विद मेटल क्राउन होता है, फिर हमारा मेटल की आगे क्लासेस हैं, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल होता है, PFM क्राउन्स कहते हैं। सेफ होते हैं सारे? इनके साथ MRI CT हो जाती है आपकी? हो तो जाती हैं बिल्कुल, लेकिन वो MRI वाले कहते हैं कि मेटल की कोई चीज़ ना हो, वो बिल्कुल कहते हैं इस तरह। तो कोई दूसरा मटेरियल नहीं होता है? बिल्कुल है। PFM के बाद अगला हमारा आता है जिरकोनिया। अच्छा। ठीक है, जिरकोनिया के बाद EMAX क्लास आती है। अच्छा, आपने कहा ना कि लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते जब तक बिल्कुल ही उनका दांत जो है ना दर्द से मर ना रहे हो या पूरे झड़ गए नहीं जाते, लेकिन हम डेंटिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि डेंटिस्ट एक तो बहुत महंगे होते हैं, और फिर डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा चले जाओ वो बुलाई जाते हैं, और अब तो फ्यूल भी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा बताएं कि डेंटिस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं और क्यों इतनी दफ़ा बुलाते हैं, और कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बार बार डेंटिस्ट के पास जाएं? असल में ना मेरा ख्याल है ये एक वो मिथ है कि डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं। डेंटिस्ट महंगे नहीं होते, जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत महंगी होती है। एक ही बात है, डेंटिस्ट को देख रहे तो हम जान नहीं रहे। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जब कोई भी हम क्यों कहते हैं कि डेंटिस्ट को आप फ्रीक्वेंट विजिट करें, जब पेन नहीं भी है तब भी विजिट करें, पेन में तो करना ही करना है।
पेन नहीं है, वो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर कहीं पे आपको सुपरफिशियल नज़र आ रहा है ना कि ये मेरी छोटी सी एक ब्लैक डॉट आ रहा है, हो सकता है वो आपका, अगर मैं लेमैन टर्म में बात करूँ, 1-2 हज़ार में ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद लेकिन जिस तरह हम इसको बचा के रखते हैं, सालों चलाते हैं, 3-4-5-6 साल बाद हमें अब दर्द शुरू हो गई है, तो वो एक सिंपल सी फिलिंग चली जाती है रूट कैनाल के अंदर। अच्छा। फिर वो रूट कैनाल, अब जाहिर बात है अगर तो कोई स्किल्ड प्रॉपर हमारा रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट है तो वो अपने स्किल के लिहाज से चार्ज करेगा 12,000 अच्छा, लेकिन 10,000। ये जो रूट कैनाल होता है, आप कहते हैं कि आप जड़ से दांत को खत्म कर देते हैं, क्या नहीं। करते हैं बेसिकली रूट कैनाल? एक तो आप एक्सप्लेन करेंगे जी। और दूसरा ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग ना किसी गंदी जगह से अगर करा लेते हैं और नहीं देखते कि वो प्रॉपर डेंटिस्ट है भी या उसके जो आले हैं वो अच्छी तरह स्टेरलाइज्ड हैं, तो फिर वो हेपेटाइटिस सी, एड्स और रूमेटिक फीवर, हार्ट का डिजीज तक के साथ आ जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर बात कीजिए कि कितना ज़रूरी है एक सही साफ़ सुथरी और अच्छी जगह से ये करवाना। बिल्कुल, वो इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बहुत इजीली लग जाते हैं, और डेंटिस्ट इस वजह से इस सिनेरियो में ज़्यादा हाईलाइट होते हैं क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है ना, स्टेरलाइज बहुत ज़्यादा करके। यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो एक तो ये कि कोशिश करें क्वैक्स के पास ना जाएं। बिल्कुल। क्वैक्स क्योंकि उनके पास प्रॉपर मशीन्स नहीं होती सस्ता स्टेरिलाइजेशन काम करने के करते लिए, हैं तो वो करते ही नहीं सस्ते काम के sterilize। चक्कर में वो एक मरीज़ के इंस्ट्रूमेंट, अक्सर तो मैंने पिंडी में देखा 1-2 जगहों पे वो धो के यूज़ करते हैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चले धो लेते हैं, बड़ी बात है, कई जगह पे तो वो भी नहीं करते। नहीं धो लेते हैं। अच्छा। कई जगह पे वो डिसइंफेक्ट कर लेते हैं सिंपल, बट अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजा बाजार की साइड पे जो बैठे होते हैं वो धोते होंगे, उनका तो एक ही डब्बा होता है जो सदियों से चल रहा होता है। हाँ, वो लेकिन डब्बे- उनके पास ना नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे, हो सकता है कि वो। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ बार बार लोगों को कि जी। आप सोचते हैं कि सिर्फ आपने दांत का इलाज कराया, लेकिन उस दांत के इलाज की वजह से आपका जिगर हमेशा के लिए फेल हो सकता है, हेपेटाइटिस सी से एड्स हो सकता है जो कि इतना खतरनाक है, और साथ साथ आपको दिल के अमराज तक हो सकते हैं। जी जी कंटिन्यू करें, लेकिन स्कॉलर पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं अंसार अली, मेरा नाम मुजफ्फराबाद से। मैडम मैं डेली बेस करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दांतों से हाथ ना वो नहीं हो सकता। ओके ठीक है, थैंक यू। फिगर आउट करने की कोशिश में ये उन्होंने कहा है कि मैं डेली दांत अपने साफ करता हूँ, ब्रश भी करता हूँ, पेस्ट भी यूज़ करता हूँ, मंजन भी, हाँ, लेकिन उनकी दांतों के ऊपर जो निशान है ना काले काले, वो नहीं जाते, तो उनके दांत हमेशा काले काले लगते हैं, और ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम है। सिगरेट पीते हैं कि नहीं पता नहीं, नस्वार खाते हैं कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन अच्छा, जो हमारे टूथ स्टेनिंग है ना, वो भी एक चीज़ है। एक तो हम बात कर रहे थे ना कि कैलकुलस दांतों पे जम जाता है तो वो गम स्वेल हो जाते हैं, उसके साथ साथ अक्सर दांतों के स्टेनिंग लग जाती है, येलोइश स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ को ब्लैक स्टेन हो जाते हैं, कुछ हमारे डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर जो हमारे स्टेन्स हैं वो दांत के अंदर लगते हैं। अच्छा। वो आपके ना स्केलिंग से उतरते हैं ना पॉलिशिंग से उतरते हैं, उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये जिस तरह बता रहे हैं कि इनके ये ब्रश भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, इनके स्टेन्स नहीं जा रहे, तो वो फिर हमें असेस करना पड़ेगा क्लिनिकली कि वो स्टेन्स इंट्रिंसिक हैं या एक्सट्रिंसिक हैं। और लेकिन उतर जाते हैं ये स्टेन्स? बिल्कुल उतर जाते हैं, लेकिन अगर तो हमारे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं तो वो पॉलिशिंग से उतर जाएंगे, स्केलिंग से उतर जाएंगे, डिपेंडिंग कि उनकी सिविरिटी क्या है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक स्टेन है तो फिर उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। चाय, कॉफी या सिगरेट वगैरह से स्टेन पड़ जाते हैं, आपने कहा कि ये पॉलिशिंग से उतर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पॉलिशिंग कराने के बाद उनको लगता है मजीद उनकी स्टेनिंग हो गई है, तो क्योंकि क्या उनको लगता है कि जैसे वो गए हैं, उन्होंने दांतों की स्केलिंग कराई, उसके बाद उनको खाना भी जो है वो ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, दर्द भी होने लगती है, और फिर उनके बाकायदा मजीद जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हमने भी ये फील किया है कि पेशेंट्स आके ना हमें ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमने यहाँ से स्केलिंग कराई थी, उसके बाद ज़्यादा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट्स को भी अब मेरा ख्याल है अवेयर हो जानी चाहिए, और अगर नहीं तो मैं कर देता हूँ कि स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग लाजमी कराएं। ठीक है। फी ज़माना हमारे जो डेंटिस्ट हैं या हमारे क्लिनिक्स पे फॉर द सेक ऑफ मनी कह लें या जो भी, वो स्केलिंग तो कर देते हैं लेकिन हर पेशेंट की पॉलिशिंग नहीं करते। उससे ये होता है कि स्केलिंग से जो हमारी सर्फेसेस रफ होती हैं ना, एक हमारी माइक्रो सर्फेसेस के ऊपर हमारी इंडेंटेशंस बनती हैं, तो वो हमारी पॉलिशिंग से स्मूथ हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो पॉलिशिंग नहीं हुई तो जाहिर बात है फिर वो एक रफ सर्फेस के ऊपर ज़्यादा फंसेगा। जी अगले कॉलर की जानिब। जी कौन बोल रहे हो और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, एज 13 ईयर है। ओके, और क्या मसला है मेरी जो बेटा चीज आपको? है ना,
मेरे जो टीथ है ना उनके पीछे टीथ आना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चले, टीथ के पीछे टीथ आना आ रहे शुरू हो गए हैं, 13 इयर्स के ये जी, हैं, बिल्कुल। टेढ़े मेढ़े भी हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं बेटा? चलो बेटा चला गया लेकिन बताइए ब्रेसेस के लिए basically- एज अच्छी है नहीं है क्या नहीं, है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली अभी इनकी मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज ठीक है। है। मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब ये कि दूध वाले दांत भी पड़े हुए हैं और परमानेंट दांत अब निकलना शुरू हो गए हैं। तो जो दूध वाले दांत होते हैं ना, उनके एक गिरने का प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है। अब वो दूध वाले दांत गिरे नहीं अपने प्रॉपर टाइम पे, तो ओहो, परमानेंट अच्छा। दांत आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो इसके अच्छा, लिए अच्छा। ज़रूरी है कि विजिट करें डेंटिस्ट को, ठीक है। और जो अपने दूध वाले दांत हैं जिनकी एज पूरी हो चुकी है, जिन्होंने शेड ऑफ होना है, उनको निकलवाएं, अच्छा, ताकि जो बाकी परमानेंट दांत आने वो अपनी एक पोजीशन पे आए। चले इनका तो दूध वाले दांत नहीं गिरे, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी एक दांत होता है, उसके साइड पे दांत आ रहा होता है, वो दूसरे को पुश कर रहा होता है, वो बिल्कुल हमारी आवाम की तरह एक दूसरे की पुशिंग पुशिंग भी लगा रहता है, तो ऐसे दांतों का क्या करना है? जी, वो बेसिकली इस तरह होता है कि क्राउडिंग हम कहते हैं कि जो हमारी आर्च होती है ना, अपर आर्च और लोअर आर्च मैक्सिलर मैंडिबल, उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस होता है। ठीक है। तो एक जो नेचुरल एक दांत ने निकलना होता है, मतलब दो दांतों ने इस तरह अपने साथ जुड़ना है, तो आर्च का साइज अगर छोटा होगा तो वो दांत इस तरह पीछे आ जाएगा उसके, अच्छा, लेकिन निकलना ठीक तो है। है उसने अपने टाइम पे। तो उसको क्या से फिर और अलाइन थोड़ा- करते हैं? बिल्कुल। वो उसको अलाइन कर देते हाँ, हैं। बिल्कुल, braces और ये के जो थ्रू हमें उसको align अकल करें। बड़ी देर से आती है, लेकिन कभी कभी बड़ी जल्दी आ जाती है, सिर्फ दाढ़ के अंदर ही, वैसे तो नहीं आती, तो उस अकल दाढ़ जो ये तंग करने लगती है, तो ये सडन अकल को क्या करे? देखें, अकल अब वो इतनी आसानी से तो आती नहीं है, वो दर्द दे वो के ही दिखा आएगी। कर आती है। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अकल दाढ़ ना बेसिकली हमेशा कुछ पेशेंट्स के अंदर, अगर तो वो थर्ड मोलर बेसिकली हमारा ठीक होता है, है, विजडम टूथ जिसे कहते हैं, वो अगर तो सीधा पड़ा हुआ है आर्च के अंदर, तो वो सीधा निकल आएगा, कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन अक्सर पेशेंट्स के अंदर, बल्कि मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर अकल दाढ़ इस तरह पड़ी होती है, टेढ़ी, टेढ़ी ठीक होती है। है। तो जब वो निकलना शुरू होती है तो वो अक्सर पुश करती है किसको? साथ बाकी वाले दांतों दांत को, अच्छा, साथ जिसकी वाले वजह से दांतों पेन को। होती है। फिर ये होता है कि पॉकेट बन जाती है जिसके अंदर फूड डेब्री हमारे जम अच्छा, जाते हैं। ठीक है। तो वो जब वो फूड डेब्री वहाँ पे जाके जमते हैं, स्वेलिंग होती है, तो वो सारा पेन का एक एलिमेंट अच्छा, स्टार्ट उसको भी निकलवाना चाहिए हाँ, अकल दाढ़ अगर को? तो वो टेढ़ा दांत है और वो अगले दांत को खराब कर रहा तब है, निकलवा दे, वरना ले। सीधा करा वरना- दे। हाँ, हर चीज को सीधा कराना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? राजा तनवीर अहमद। जी जी बताइए, राजा सवाल पूछिए। तनवीर अहमद मेरा नाम है, जी और जो है मेरी उम्र 45 ईयर्स है, जी और जो है मेरी उम्र 45 ईयर्स है, ठीक है, बार बार और जो है मैंने स्केलिंग करवाई हुई है, जी और उसके अलावा मामला ये है कि कई दिन दांतों से खून आना बंद हो गया, जी और आता रहता है, मुंह से जो है स्मेल भी आती है। ठीक है। उम्र इनकी 45 है, स्केलिंग इन्होंने कराई थी, पहले तो खून बंद हो गया दांतों से, अब खून आता रहता है और बू भी आती है, जाहिर है खून जमा होता है तो बू भी आती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल इसी तरह है कि इन्होंने स्केलिंग कराई, उसके बाद खून आना रुक गया, तो मे भी हो सकता है स्केलिंग के बाद कुछ अर्सा इनकी ओरल हाइजीन बड़ी साफ अच्छी सुथरी रही रही हो, हो। हाँ। उसके बाद ये कि अब ओरल हाइजीन दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुई है, दोबारा से हमारे प्लाक डिपॉजिट्स कैलकुलस होना शुरू हो गए हैं, तो वही बात है कि ऑन एंड ऑफ अब आहिस्ता आहिस्ता खून आना शुरू हो गया, और वो डेफिनेटली आप वाली बात कि ब्लीडिंग होगी तो स्मेल भी आती है। अच्छा, ये जो बहुत सारे लोगों के हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है मुंह में स्मेल का, तो ये मुंह में स्मेल के मजीद डिफरेंट रीजंस क्या हो सकते हैं? फंसा हुआ खाना, फंसा हुआ खून, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं गम डिजीज के, और ये कैसे इंसान इसको रोका करे इस स्मेल को? जी, उसमें ये है कि डिफरेंट कॉजेज़ हैं इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें ओरल कैविटी से रिलेटेड, तो वो जिस तरह आपने कहा कि दांतों के दरमियान खाना जम जाना, कैलकुलस पड़े रहना, ठीक है, टंग के ऊपर एक वो लेयर की कोटिंग हो जाना, ये सारी जो है वो लीड करती हैं हेलिटोसिस की तरफ, बैड ब्रेथ की तरफ, ठीक है। अगर ये सारे हम सेट कर मतलब सफाई करा लें, इसकी ट्रीटमेंट करवा लें, तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं ख़त्म हो रहा, तो फिर हमें अपनी सिस्टमिक इश्यूज देखने हैं कि अंदर से क्यों आ रही है कभी कभी होता है कि हमारे GITs इश्यूज होते हैं, जैसे गर्ड का इशू होता है, तो वो एसिडिक रिफ्लेक्स उसकी वजह से भी होता है, तो वो हमें फिर रूल आउट करना है सिस्टमिक वे में कि जी क्या वजह है। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। अगले कॉलर जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, शहजाद पिशावर से बात कर रहा हूँ जी, पूछिए शहजाद साहब। मुझे प्रॉब्लम ये आई है कि मेरे अपर राइट मोलर और सेकंड मोलर जो है जी दोनों में फिलिंग हो चुकी है, ठीक है, और फिलिंग होने के बाद उसकी फिलिंग जो है अब हटना शुरू हुई है, लेकिन उसके राइट साइड पर मजीद पेन शुरू हो गया है। मुझे खलाल करना पड़ता है, और खलाल से वो खाना निकल तो जाता है, लेकिन उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, और उसके बाद फिर मुझे बताया गया था कि क्राउन करवा लें, लेकिन क्राउन नहीं हो सका।
इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि उसमें फिलिंग वाले दांत में क्यों दर्द होता है? फिलिंग वाले में क्यों? उसका रूट कैनाल नहीं हुआ था? रूट कैनाल भी हुआ था। हुआ था? जी हुआ था, फिर भी दर्द होता है। चलिए आप आंसर सुनिए। रूट कैनाल हुआ था लेकिन उसके बावजूद फिलिंग वाले दांत में दर्द है और साथ वाले दांत भी मुतासर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अब मैं पेशेंट को भी आंसर करूंगा और उनको थोड़ा गाइड भी करूंगा कि अक्सर इस तरह होता है कि हमारे रूट कैनाल के दौरान ही हमारी कोई कैनाल मिस हो जाती है। ठीक है, तो वो एक सबब बनता है परसिस्टेंट पेन का। ठीक है, एक ये वजह हो सकती है कि इनकी शायद री रूट कैनाल करनी पड़े, असेस करना पड़े कि रूट कैनाल इनकी ठीक हुई है कि नहीं हुई, एंडो ट्रीटमेंट। उसके बाद ये होता है कि जिस तरह बता रहे हैं कि दो दांतों के दरमियान में फिलिंग भी हुई और खाना भी फिर फंस जाता है। हमारे जो दो दांत अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बनाए हैं, तो उनके जब तक नेचुरल कंटूर्स नहीं बनेंगे तब तक वहाँ पे खाना फंसेगा। अक्सर मैंने अपने इस प्रैक्टिस में पेशेंट्स को देखा है जब हमारे पास आते हैं कि दो दांतों के दरमियान में डेंटिस्ट ने फिलिंग रखी होती है और क्या नुकसान होता है उसका कि वो फिलिंग देखने में तो आपको लग रहा होता है कि दांत फिल है, लेकिन अगर नीचे का हम उसका एक्सरे करा के देखें तो उसके ओवरहैंग मार्जिन होते हैं जो कि मसूड़े को भी इम्पिंच कर रहे होते हैं और वो एक जगह उसने बस हमने ज़बरदस्ती कवर की हुई है। देखने में फिलिंग हुई हुई है लेकिन वो जगह कवर हुई हुई है। खाना फंसता है वहाँ पे, ओवरहैंग अगर बना हो तो खाना फंसता है और वो उनको बार बार क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक दफ़ा आप इसके लिए आप प्रॉपर एक एंडोडोंटिस्ट से कंसल्ट करें, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट से, नॉट जनरल डेंटिस्ट। जनरल डेंटिस्ट भी अच्छे होते हैं लेकिन आई वुड से कि इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। और उसके बाद ये है कि असेस कराएं कि इनको री रूट कैनाल की ज़रूरत तो नहीं है या इनको रीफिलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, मसला इनका सॉल्व हो जाएगा। अगले कॉलर की जानिब। जी, हमारे साथ कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल बात कर रही हूँ मंडी भावलदीन से। जी फरियाल। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, पूछिए। लाइक आजकल जो राधिका मर्चेंट हैं उनकी पिक्चर्स और उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल चल रही हैं और सब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जो प्री मोल्स हैं वो पहले और थे और अभी उन्होंने अपने टीथ की थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करवाई है प्री मोल्स की, तो वो बहुत ज्यादा उनके हाईलाइट हो गए हैं। इवन के सेल्फीज में आगे आगे मतलब बहुत ज्यादा शो हो रहे होते हैं। इवन तो लोग कह रहे हैं कि उनके दांत ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो क्या आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही है, तो वो करवा सकते हैं अपने दांतों को? इस तरह कुछ हो सकता है कि लाइक अगर छोटे हैं फ्रंट वाले तो वो उनके जैसे करवा लें? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एस्थेटिक्स जो है, खूबसूरत दिखना और अपने दांतों की शेप चेंज करा लेना, और जैसे ये कह रही है, मुझे नहीं पता किस सेलिब्रिटी की बात करी थी, मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी सेलिब्रिटी, क्योंकि हम तो ये वायरल कंटेंट देखते नहीं, लेकिन वो कह रही है कि उन्होंने अपनी स्माइल चेंज करा ली। खैर बेशुमार और एक्ट्रेसेस ने और सब ने करा ली है, तो इसका क्या है, ये होता क्या है वैसे? हाउ डू दे चेंज इट? नहीं, वो चेंज नहीं होता, वो मैं आपको गाइड करता हूँ इस तरह कि बेसिकली हमारे ना एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक कह लें, उसके अंदर दांतों के साइज वही होते हैं। मतलब अगर हम देखें ना, किसी का दांत अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उसकी फिजिक उसकी बॉडी के हिसाब से बनाए हैं। अगर अब हम खुद से इंक्रीज कर लेंगे, बड़े कर लेंगे, वो अजीब लगेगा। लेकिन आजकल सबकी एक ही स्माइल है। हाँ, लेकिन अब जो बात वो कह रही है ना कॉस्मेटिक, वो कॉस्मेटिक बेसिकली विनियर्स का प्रोसेस है, विनियर्स की ट्रीटमेंट है, जिसमें ये इनको लगता होगा कि सेलिब्रिटीज जो हैं उनके बहुत ज़्यादा शाइनी दांत हैं, जो वाइटिश दांत हैं, हॉलीवुड स्माइल है वगैरह वगैरह इस तरह की, तो वो फिर ये है कि वो विनियर्स करा लेते हैं। विनियर्स एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। विनियर्स क्या है? विनियर्स एक आर्टिफिशियल दांत की कवरिंग है, अपने दांत के ऊपर एक आर्टिफिशियल दांत की कवरिंग है जो कि हम सामने वाले एरियाज में तरह के दांत ताकि वो लगते हैं आपके। हाँ बिल्कुल, वो बड़े एक वाइट दांत लगते हैं, शाइनी लगते हैं और वो बिल्कुल एक लाइन लेंथ में अच्छे लगते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज है ना? ये आर्टिफिशियल चीज है। इसको लगाने के लिए भी हमें ओरिजिनल दांत के स्ट्रक्चर को पहले पीछे से थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है। देखिए, आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियली होती है, इसमें ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि हर किसी की यूनिक स्माइल अच्छी लगती थी, अब तो सारे एक ही ठप्पा। बिल्कुल इसी तरह। चले जी अगले कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? साजिद बकर से बात कर रहा हूँ बाजी। जी साजिद साहब, क्या पूछेंगे आप? सर मेरी बेटी 8 साल की हूँ कि इनके दांत पीले हैं तो वो साफ नहीं हो रहे, यानी कि ब्रश वगैरह भी करती है वो। ठीक है, 8 साल की है और पीले दांत, बहुत शुक्रिया। पीले दांत खैर बच्चों में काफी ज्यादा पीले दांत होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं कि देखें, बच्चा जो है वो बचपन से पहले बॉटल से मिल्क पीता है, उसके बाद उसकी हाइजीन उस तरह नहीं हो पाती अनलेस के पेरेंट्स उसे बच्चे को प्रॉपर गाइड करें, काउंसल करें कि नहीं इस तरह करना, अब इस तरह करो, क्लीन करो ये।
तो वो इस तरह के एक बचपन से ही दांत अगर इसके पीले हैं तो वो एक इसको सफाई करवानी पड़ेगी, जरूरत होगी। अच्छा, हाँ, ठीक। मतलब हो अच्छा, सकता है कि ब्लीचिंग कैसी होती है? लोग अब अक्सर जो है, क्योंकि अपने लाइक सब्सक्राइबर बनाने के लिए कह रहे होते हैं ये ले लें जी, बेकिंग सोडा ले लें, फ्लावर ले लें, ब्लीच बना के इसको लगा रहे होते हैं, तो ये व्हाट वुड यू रेट जी दैट एज? बिल्कुल। ब्लीचिंग बेसिकली, जिस तरह मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारे कुछ इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं जो दांतों के अंदर लगते हैं। हाँ। वन ऑफ द ट्रीटमेंट उनको केटर करने के लिए होता है ब्लीचिंग। अच्छा। तो हमने ब्लीचिंग खुद भी की है पेशेंट्स की, और इफेक्ट्स देखें, सही हो जाता है, सही हो white जाता है, हाँ, लेकिन white हो वो जाते फिर हैं। डेंटिस्ट के से ही करवा ले तो डेंटिस्ट अच्छा से है, ही और करा ज्यादा लें। फ्रीक्वेंटली नहीं ना। हाँ, दूसरा ये कि ब्लीचिंग के जहाँ पे आपको एक कॉस्मेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ पे उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर तो ब्लीचिंग बहुत फ्रीक्वेंट कराई जाए और बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा में करा ली जाए तो वो आपको दांत जो है ना वो सेंसिटिव भी बना देते हैं, और बिल्कुल उसका एनामल भी enamel खत्म भी हो कर जाता है। देते फिर हैं। जी, वो अगले कॉलर की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पूछिए। बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। डॉक्टर ताहिरा शाहिद बात कर रही है ना? जी जी, मैं ही बोल रही हूँ, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरे दांत जो है ना अपना सफाई करानी है, मतलब साफ कराने, बहुत ज्यादा जो है ना पान वगैरह खाने से डार्क हो गए। खुद ही बता दिया सवाल का जवाब भी, और जब आप गुलशन इकबाल से कॉल करेंगे तो यही करेंगे। चले आप आंसर सुनिए। ये जो गुटखा, पान और सुपारी जो हमारी कराची को खा रही है, इधर पेशावर में नस्वार खा रही है, उधर वो खा रही है, इधर सिगरेट खा रहा है, हर जगह कोई ना कोई चीज खा रही है, तो इनका क्या हो सकता है? देखें, डिटेल्ड स्केलिंग वो तो हम इन्होंने खुद बता दिया, ट्रीटमेंट है। स्टॉपिंग द पान गुटखा। हाँ, सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह हम अपने पेशेंट्स को, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स को और निस्वार वाले पेशेंट्स को भी यही गाइड करते हैं, भाई स्केलिंग करा ली, अब छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है? छोड़ दो ना, बिल्कुल। अगर नहीं छोड़ोगे तो अगली दफ़ा बहुत ज़्यादा लग के आएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब आप इससे तो कैंसर्स भी होते हैं, ओरल कैंसर्स पे भी बिल्कुल आप होते बात हैं, करें बहुत बल्कि। common है अच्छा, ये मुझे तो। बताइए, अगर कोई छोड़ना चाह रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, तो इसके लिए ये च्युइंगम्स कैसी हैं? नहीं, नॉट फॉर गुड। टाइम बीइंग मैं कहूँगा कि एक देखें, एक बंदा अगर कोई 10-15 साल से यूज़ कर रहा है, हाँ। फ़ौरन से छोड़ते हुए उससे थोड़ा सा मसला होता है, विड्रॉल होते हैं और बड़े इश्यूज होते हैं। फॉर टाइम बीइंग मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ज़्यादा बुरी चीज़ छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता छोटी चीज़ की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता तो छोटी च्युइंगम चीज़ भी को बुरी होती है? हाँ बिल्कुल है। अगर अच्छा, आप वो भी देखें ना, बुरी ये है। पैच मतलब निकोटीन। आजकल बहुत ज़्यादा जो मार्केट में अवेलेबल है हमारी निकोटीन गम्स हैं, गम्स, वो वो क्या होता है कि पैच हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा कि नस्वार जो बहुत ज़्यादा रखते हैं उनका ये वाला Oral एरिया से cancer। ना गम्स बिल्कुल ख़त्म हुए होते सही है। हैं। तो विद पैसेज ऑफ टाइम अभी नहीं फील होता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई चिंगम यूज़ भाई करेगा, आप पैच उसमें से यूज़ निकाल करेगा। के ना खाली सौफ शुरू करें फिलहाल। आप बस सौफ खाएं, मैं भी सौफ खाती हूँ। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम जी, मैं मिसेज नोमान सांगर से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछेंगे आप? मेरे जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, मेरा बच्चा अभी तकरीबन 4.5 साल का है, तो तकरीबन 1.5 साल की जब उम्र थी तब से उसके दांत खराब होना शुरू हो गए, जबकि वो सिर्फ मदर फीड पे था। तकरीबन 2.5 साल मैंने मदर फीड भी करवाया, वाटर फीड भी नहीं दी उसको, उसके बावजूद अब 4.5 साल की उम्र में उसके अगले सारे दांत खत्म हो। खाना खिलाती थी कि वो भी नहीं था 4 महीने के बाद से? खाता है कुछ? जी, वीनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मदर फीड पे तो जाहिर है बच्चे का जी, नहीं जी। गुजारा होता था, लेकिन खाना बहुत शौक से नहीं खाता, बहुत हेल्दी मतलब नहीं करता खाना, अच्छा नहीं खाता। कुछ पूछेंगे और इनसे? नहीं, वो असल में जिस तरह बता रही हैं दांत Thank खराब you, हो गए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे तो ये आता है कि जिस तरह बेबी बॉटल या नर्सिंग की बॉटल कैरीज होती हैं, वो दांत खराब करने का लेकिन बायस वो बनती कह रही हैं, है ठीक है, bottle लेकिन भी वो नहीं है, बॉटल नहीं उनका, लेकिन mother ये कि मिल्क अगर जिस तरह था सारा जो भी, तो वो एक दफ़ा मेरा ख्याल है फिर किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को अच्छा, कंसल्ट ये जो करें। बच्चों में अक्सर ही होता है कि दांत आते भी नहीं, डेंटिशन का भी प्रॉब्लम होता है, और कोई ना कोई कमी होती है, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम की बिल्कुल कमी, होती है। जिसकी वजह से हड्डियां और दांतों में वो होता है। तो एक तो बच्चों की आइडियल डाइट बताइए फॉर दांत, एंड ये भी बताइए कि कैसे। हाँ, बस ये बता दें। अच्छा, टाइम खत्म हो जो गया, जहाँ इसलिए तक यही बता जो पीडियाट्रिक चीज़ों का कंसर्न है ना, वो मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा अच्छा कमेंट तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या पीडियाट्रिशियन कर सकता है कि उनकी डाइट क्या रखनी है, क्या नहीं रखनी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि उनकी विटामिन और ये मिल्क विटामिन डी इंटेक और कैल्शियम बिल्कुल कमी होती है, तो वो मेरा ख्याल है कि एक वो पीडियाट्रिशियन इस चीज़ को ज़्यादा बैलेंस डाइट को बहुत बहुत answer कर शुक्रिया। सकता है। डॉक्टर नसर हमारे साथ थे, स्माइलिंग फेस था, और उन्होंने कहा कि अपनी इसको भी रखिए बरकरार, मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुस्कुराने के लिए अपने दांतों का रखना है खास ख्याल, बहुत रखना है इनको साफ, और डेंटिस्ट के पास चले जाइए, थोड़े से पैसे सेव करके, कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।